और कृपया इस वीडियो का लिंक आप लोग शेयर कर दें। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से वैसे तो मैं भी बचना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो आरक्षण का परीक्षण, जी सर, सभी लोगों को जो असुविधा हुई उसके लिए खेद है। आप सब लोग इतनी देर तक प्रतीक्षा करें, इसके लिए आभार। सर यथासंभव आपके यहाँ से इतनी चैनल चीजें को आप मिलती है लोगों को कि सब्सक्राइब कर दें। जी, आपके यहाँ से इतनी चीजें मिलती है लोगों को कि परीक्षा तो प्रतीक्षा तो लोग नरेंद्र जी, करेंगे ही। आपके यहाँ लाइट थोड़ी कम है, फेस पे आपके लाइट नहीं है। अच्छा सर, एक अगर सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट अगर कम, नहीं आ सकती लाइट छोड़िए। ठीक रखिए, ठीक। नहीं नहीं अपराजिता जी, ये आज की चर्चा ऐसी चर्चा होने वाली है कि आंख खोल देगी। चलिए दोस्तों, हम आरक्षण पर चर्चा करते हैं। वैसे कहां से शुरू करें? बहुत सारी बातें हैं। इसके पहले एक बात बता दें कि आप में से जो लोग सामान्य जन चेतना मंच यानी SJCM से जुड़ना चाहते हैं, सदस्यता लेना चाहते हैं, वह दिए गए QR कोड को स्कैन करके सहयोग राशि के तौर पर 101 रुपए आप न्यूनतम दे करके सदस्यता ले सकते हैं। इस संगठन का उद्देश्य चेतना का प्रसार करना है। उसी क्रम में यह वीडियो भी आज की है, यह भी उसी क्रम का हिस्सा है। तो सामान्य जन चेतना मंच से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है नरेंद्र जी, यहाँ लाइट सही। और जो आप सहयोग राशि यहाँ देंगे उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम और कम से कम शहर या जिला आप यहाँ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, जिससे कि रिकॉर्ड में आप जो है दर्ज कर दिए जाए। जी सर, हाँ, आज का नहीं टॉपिक स्टूडेंट सिंह, आपने आप कह रहे हैं 40 साल पहले दलितों को सत्ता मिलने की बात मैं किया था, लेकिन जब मैंने 40 साल दलितों को सत्ता देने के लिए कही तो उसके बाद एक दलित अफसर कहे कि हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको पहले सवर्णों की बेटी चाहिए। तो हमको लगा कि अरे बाप, ये तो सत्ता में नहीं है तब इनकी ये मांग है, सत्ता में आएंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे एक आदमी ने कह दिया तो आपने मान लिया। जी नहीं, एक आदमी ने कहा तो मैंने नहीं माना। किसी ने खंडित नहीं किया, किसी ने खंडित नहीं किया। जितने बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवी पार्टी के नेता प्रोफेसर बैठे हैं, सबने समर्थन किया, बल्कि कहा एकदम सही बात है कहा। तब हमको लगा कि नहीं, हम ठेकेदारी लेकर नहीं पैदा हुए हैं कि हम दूसरे को उठाने में अपनी ऊर्जा नष्ट करें। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि हम नष्ट करने के लिए ऊर्जा नहीं लेकर बैठे। मैं शुरुआत ही यहीं से करूंगा कि देश के आजादी के बाद अगर इस देश में कोई सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ, सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ, देश के आजाद होते ही अगर किसी को उसके जड़ से, जमीन से, संपत्ति से, सम्मान से, यहां तक कि परिवार से बेदखल कर दिया गया, तो वह थे वे थे कश्मीर, वे थे पाकिस्तान से भगाए गए लोग, बांग्लादेश से खदेड़ कर भगाए गए लोग। क्या उनको आरक्षण दिया गया? क्या उन्होंने आरक्षण की मांग की? जिनकी जड़ें उजाड़ दी गई, जिनका समाज, संपत्ति, स्वाभिमान सब रौंद दिया गया था, उनको इस देश ने आरक्षण नहीं दिया। और देखते देखते वे लोग न केवल एक ऊंचाई पर खड़े हो गए, बल्कि
आज वे सब के सब लोग एक सम्मानपूर्ण जीवन जीते हैं, कभी भी आरक्षण की मांग नहीं करते। आप बताइए दोस्तों कि इस देश में आजादी के समय सबसे दुखी कौन था? अगर हम सबसे दुखी होने के पैमाने को परख करके लिखे तो एक नंबर पर आएंगे विभाजन की विभीषिका से भगाए गए लोग। क्यों नरेंद्र जी, बताइए आप। जी सर, जी सर, उन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ा था, कुछ तो परिवार की हत्या में एक भिखमंगों की तरह जिंदगी जी रहे थे सर। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ लोगों ने तो दिल्ली में आकर के मस्जिदों तक में भी शरण ली, वो मस्जिदों में भी शरण नहीं मिली है। गांधी जी ने वहां से भी खदेड़वा दिया कि अरे नहीं, किसी के पूजा स्थल पर ये अतिक्रमण है। ठंड के रात में उनको हटा दिया गया। वो ऐसे दर दर भटकते हुए लोग फिर भी, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर, भगवान उनके सहायक थे कि फिर भी आज वो तरक्की की बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। उदाहरण रहा है कि सिंधी समाज पाकिस्तान का ही रहा है। लेकिन आरक्षण की मांग जो आप कहते हैं कि उन्होंने शायद कभी नहीं की, उन्होंने केवल अपने लिए एक स्थान तलाशा, बस खाली स्थान भर मिल जाए, लेकिन स्थान तो उन्हें मिल गया सर। वो आज भगवान करे को एक अच्छे और नरेंद्र जी, बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी वोट बैंक की राजनीति के, वहां से एक व्यक्ति मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पहले वित्त मंत्री बनते हैं, गवर्नर बनते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सेक्रेटरी बनते हैं, है ना। इस देश को एक रोग लग गया है, एक रोग लग गया है। तो इसीलिए आज मैंने शीर्षक रखा है आरक्षण का परीक्षण। इसीलिए मैंने शीर्षक रखा। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उनको कहां से सहारा मिला कि वो जो एक दूसरे इलाके में, देश तो हम नहीं कहेंगे दूसरा था, लेकिन इलाका दूसरा था, संस्कृति दूसरी थी, समाज उनका नहीं था। उनके बच्चों की शादियां होनी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अपने ही समाज में, यहां समाज में शादी करने की रीति है, चलन है जी। हर चीज उनका छिन गया था। लेकिन उस समय के संविधान सभा ने, उस समय की सरकार ने उनको आरक्षण नहीं दिया, बस केवल रहने भर की जगह दे दी, और आज वे इस देश में नामचीन जगहों पर हैं। दूसरी बात मैं पारसी समुदाय की करूंगा। पारसी समुदाय बिना किसी आरक्षण के, यहां तक कि अल्पसंख्यक होने के आधार पर भी वो कोई सहायता नहीं मांगता है। उनके प्रतिनिधि जो है संसद में, संविधान सभा में कहते थे कि नहीं, हमें अल्पसंख्यक कहकर के हमारा अपमान मत करिए, हम अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी क्षमता से जो योगदान करते हैं वो तमाम बहुसंख्यक समाज से ज्यादा है। ये उनके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में कहा है। काश कि हमारा देश इन चीजों को आदर्श बनाया होता। आज मैं यूट्यूब चैनल पर एक सज्जन का कमेंट पढ़ रहा, उन्होंने कहा चलिए 75 साल में ही आप लोग बिलबिलाने तो लगे। यानी उनकी नजर में अन्य समाज का लक्ष्य यही है कि समाज बिलबिलाए, तड़फड़ाए। ये है मानसिकता। जी। जबकि लक्ष्य क्या था? सब आगे बढ़े। तो हम आरक्षण के परीक्षण पर चलते हैं। दोस्तों, संविधान की बात अगर हम, जो नहीं भी है और लेकिन स्थापित की गई, लोग कहते हैं आरक्षण गरीबी उन्मूलन नहीं है, चलिए एकदम मान लेते हैं। तो आरक्षण क्या है? आरक्षण हिस्सेदारी। किसकी हिस्सेदारी? लोगों की जी नहीं, जातियों की। अच्छा, किसमें, किस आधार पर? संख्या के आधार पर कि मेरिट के आधार पर कि दोनों आधार पर? जी। तो संख्या के आधार पर और मेरिट के आधार पर, दोनों आधार पर। आइए देखते हैं दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक सीमा लगाता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। ये 50% की सीमा क्यों है? क्योंकि 50% आरक्षण जो है ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है, और 50% जो है
वो मेरिट के लिए है। लेकिन अगर किसी समुदाय को उसकी आबादी के अनुपात में 100% आरक्षण मिल जाए, तो फिर ये 50% की सीमा का मतलब क्या रहा? आपके उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूं, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं नरेंद्र जी। जी सर। उत्तर प्रदेश में एससी कम्युनिटी की आबादी 20.5% है। अच्छा। 20.5। आरक्षण कितना है? 21%। एससी की आबादी, एससी कम्युनिटी की आबादी है 20.5%। और वार्य नेताओं का घपला वाला खेल, आरक्षण इनको है 21%। जिसकी सर जितनी बराबर संख्या बराबर भारी, क्या उतनी हिस्सेदारी। ये तो जितनी जिसकी संख्या भारी उससे ज्यादा हिस्सेदारी। क्या बात है। तो इसका मतलब सर ये जो नारा लगाते हैं, सर ये जो नारा लगाते हैं, ये अपने नारा को चरितार्थ कर चुके हैं, इसका मतलब ये चरितार्थ कर चुके हैं। और ओबीसी समाज का जो जनरल कैटेगरी के लोग विरोध कर रहे हैं, अंध विरोध, मंडल कमीशन के समय पे सन 90 से वे गलत हैं। मैंने कई बार लोगों से कहा कि आप गलत जगह पर विरोध कर रहे हैं। ओबीसी कम्युनिटी का विरोध जो आरक्षण के नाम पर जनरल कैटेगरी के लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसमें कुछ फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन वो सिद्धांत के आधार पर आप जो विरोध कर रहे हैं वो सिद्धांततः गलत है। मैं उसको बताऊंगा भी। पहले हम यहां चलते हैं। थैंक यू थॉटफुल महोदय जी। जिस समाज की आबादी 20.5% है उसको 21% का आरक्षण मिला हुआ है जी। मेरी अगर 50% और 50% रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो एससी कम्युनिटी को यूपी में आरक्षण मिलना चाहिए कितना? 10.25%। अब कहेंगे कि हम नई आबादी गिनेंगे। आबादी बढ़ गई है तो अभी आपको आरक्षण नहीं बढ़कर मिलेगा, क्योंकि इस देश में जो आबादी का आज का अनुपात है वो प्राकृतिक नहीं है। वह देश की सरकार ने पुकार किया था कि आबादी कम करिए, तो सरकार की पुकार पर कुछ समुदायों ने आबादी कम किया। जिन्होंने बढ़ाया उनको बढ़ी हुई आबादी के आधार पर कोई अधिकार नहीं दिया गया। इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। राष्ट्रपति के चुनाव में, दोस्तों आप पढ़िएगा, राष्ट्रपति का चुनाव 1971 की जनगणना के आधार पर होता है नरेंद्र जी। जी सर, हाँ बिल्कुल। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि 1971 की जनगणना जो थी वह प्राकृतिक आधार पर भारत में जो आबादी हुई थी उसके आधार पर थी। 1974 में परिवार नियोजन भारत में पहली बार लाया गया, तो उसके बाद की जो आबादी है वह परिवार नियोजन के उपायों या नारों से प्रभावित हो जाने के बाद, जिसका प्रभाव क्या हुआ कि उस नारे को, परिवार नियोजन के नारे को उत्तर भारत के राज्यों ने विरोध कर दिया था तुलनात्मक रूप से। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्रा और ये आपका कर्नाटका, इन राज्यों ने अपनाया था। तो राष्ट्रपति के चुनाव में, पहले मैं राष्ट्रपति के चुनाव का उदाहरण दे रहा हूं, फिर बताऊंगा कि आरक्षण इनका, अगर इनकी आबादी भी बढ़ गई तब भी नहीं मिलना चाहिए बढ़कर। तो क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों ने आबादी को रोकने में उस तरह से योगदान नहीं किया, यहां केवल कुछ समुदायों ने किया, वहां सभी लोगों ने किया होगा या वहां भी वहां कुछ ज्यादा हो गया। उन राज्यों की आबादी कम हो गई। जितनी आबादी होती है आबादी के अनुपात में लोकसभा सीटें होती हैं, आबादी के अनुपात में राज्यसभा सीटें होती हैं, और आबादी के अनुपात में विधानसभा होती है, सदस्य होते हैं। वही विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। तो इस तरह से जिन राज्यों में आबादी घटी, यानी आबादी घटाने की पुकार जहां सुनी गई, उनका तो रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। तो कहा गया कि नहीं, आपने आबादी घटाकर देश में योगदान किया है, इसलिए जिन लोगों ने आबादी घटाने में योगदान नहीं किया उनकी आबादी भले अधिक रहेगी लेकिन अधिकार अधिक नहीं रहेंगे नरेंद्र जी।
यही कारण है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ है, राज्यों के बीच जो विभाजन है। विधानसभा का परिसीमन 2001 की जनगणना से हुआ क्योंकि वो प्रदेश के भीतर है, लेकिन लोकसभा सीटों का परिसीमन जो है वह जो है 1971 की जनगणना से हुआ है। तो दोस्तों यह सब आपको जानना होगा, समझना होगा और इसको तर्क के रूप में आपको अमल में लाना होगा। अब अगली बात हम करते हैं। तो 21% जिसकी आबादी है उसको 50% आरक्षण मिलना चाहिए और 50% मेरिट वाले पूल में रखा जाएगा, मेरिट के पूल में वो कॉमन रहेगा। तो इस तरह से एससी का उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण 21% है वह कितना होना चाहिए? वह होना चाहिए 10.25%। 50% एसटी की आबादी उत्तर प्रदेश में 2% है, आरक्षण 2% है जी। होना कितना चाहिए? 1%। 1% जाना चाहिए पूल में मेरिट के हिसाब से। अब अगली बात, नहीं ठाकुर महोदय अभी जो है हम उसके पक्ष की ही बात कर लेते हैं जी। अब आप आइए ओबीसी के आरक्षण पर और जनरल कैटेगरी के आरक्षण पर। अब कोई ऐसी कैटेगरी नहीं जिसको आरक्षण न हो। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आ जाने के बाद सबको आरक्षण मिल गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% है और ओबीसी आरक्षण 27% है। अगर हम 27 का दोगुना करें तो 54% आबादी के लिए आरक्षण हो गया और 10 का दोगुना करें तो 20% आबादी के लिए हो गया। आप जनरल कम्युनिटी की संख्या गिन लीजिए और गिनने के बाद नहीं आदर्श सिंह जी अभी तो जो आप देख रहे हो वो एक चीज है, अभी एक और घपला है वो भी बताऊंगा आपको जी। तो पहली बात यह है कि ओबीसी के आरक्षण में खामी नहीं है अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर देखें। अगर हम ये माने कि उनकी आबादी 54% है तो मानने वाली बात है क्योंकि आंकड़े नहीं। अगर हम ये माने, हाँ बताइए नरेंद्र। हाँ जी वहां तो सही है 27% वहां तो सही लग रहा है। सही गलत शर्त के साथ मैं बोल रहा हूं क्योंकि कोई आबादी का आंकड़ा नहीं है, लेकिन 27% अगर 54% आबादी के लिए 27% है तो वो ठीक है। 50% रिप्रेजेंटेशन, 50% मेरिट पूल में है। ऐसे ही अगर जनरल की आबादी 20% है, गिनती नहीं है, तो 10% रिजर्वेशन में और 10% कॉमन पूल में। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के पूरी कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं, इनमें गरीबों को है। केवल 8 लाख की गरीबी सीमा है, वो बहुत ज्यादा है, वो गरीब नहीं है, लेकिन आपने वहां तक कर रखा, वो एक अलग विसंगति है। लेकिन अब जब 21% में चलिए, आप सब लोग अपने गांव के लोगों को देखिए और पता लगाइए कि वहां कितनी, नहीं ओबीसी में मुसलमान आएंगे तो उनको आरक्षण दिया जाएगा ना, जनरल में भी मुसलमान आते हैं। यतेंद्र कुमार मिश्रा जी वो मुसलमान और हिंदू के नाम पर नहीं, वो ओबीसी का कास्ट वाइज है। जो जनरल कैटेगरी में मुस्लिम है उनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। तो 10% उनको यहां भी मिला, ऐसा नहीं है कि आप ही को मिला हमें मिला, मुस्लिम समाज के भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको मिला। तो अभी मैं जो चीजें हैं उस पर बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ एससी एसटी का आंकड़ा रखिए। तो एक तो ये अब आप इसी तरह से आप जरा देखिए कि इधर क्या हो रहा है। जितनी आबादी है उतना उनको आरक्षण मिल गया, जितनी आबादी, जबकि होना क्या चाहिए 50%, तो 10% होना चाहिए, लेकिन मिल गया 21%। फिर भी इनका सारा आंदोलन आरक्षण के नाम पर। एक बात, ये 21% आरक्षण ले कौन रहा? क्या ये 21% आरक्षण 21% आबादी में बट रहा है? जी नहीं, नहीं। न्यूज बार सोमता
हमें जातियां खत्म नहीं करनी है, डंके की चोट पर कह रहे हैं हमें नहीं खत्म करनी है जाति। आपको इच्छा हो खत्म करिए, बिल्कुल। जात की मलाई तुम खाओगे और जात खत्म करने का राज हमारे सामने आलापोगे वे, ये दोनों चीजें नहीं चलेगी जी। अभी तो ये भी बयान चलेगी कि ज्यादा इस बात का शौक है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, जो आरक्षण पाए हैं उनके साथ तब भेदभाव वाजिब हो गया। उल्टा करके देखिए, अगर आप अपने डीएम बन जा रहे हैं, एसपी बन जा रहे हैं, डीआईजी बन जा रहे हैं, डीजीपी बन जा रहे हैं, गवर्नर बन जा रहे हैं, और तब भी आप मंच पर आकर बोल रहे हैं भेदभाव हो रहा है इसलिए आपसे हमारे बच्चों को आरक्षण चाहिए, तो हमारे भेदभाव तो आपको आरक्षण रूपी मलाई खाने का मौका दे रहा। और इस बात के लिए कहां कैमरा लगाया जाएगा कि भेदभाव हो रहा है, कौन जांच कर लेगा? तो जब आप मान रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है और उसके बदले में आरक्षण पा रहे हैं तो भेदभाव जायज। आरक्षण का जो आधार है, अगर आरक्षण जायज है तो आधार नाजायज कैसे हो जाएगा भाई? बिल्कुल, उसी के वही बदले में है सर। हाँ, उसी के बदले में आरक्षण की कीमत आप ले रहे हैं और फिर भी उसी के गीत गा बदले रहे में हैं कि भेदभाव होता है। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि डीजीपी, डीआईजी, गवर्नर, राज्यपाल बनने के बाद भी ये कुरीति नहीं खत्म हो रही है, तो आरक्षण उसकी दवा नहीं है, स्वीकार करें। वो दवा नहीं, आरक्षण बंद कर दीजिए। बिल्कुल बंद कर दीजिए, आरक्षण बंद कर दीजिए। जो बीमारी की जो दवा ही नहीं है, आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं है। ये चित्त भी मेरी, पट भी मेरी नहीं चलेगी, किसी कीमत पर जाति खत्म नहीं की जाएगी, क्योंकि आप खत्म नहीं करना चाहते। इसका मतलब सर, इसके पीछे बहुत ही सातिराना दिमाग चल रहा है। 3% से कम लोग 3% से कम लोग 23% SC ST के आरक्षण पर काबिज हैं। 3% से कम। ये 2-3% परिवार हैं जो पूरा 21% आरक्षण खा रहे हैं, और वो इतने ताकतवर हैं कि वही MP, MLA, IAS, PCS, प्रोफेसर सब वही बन के बैठे हैं। ये वही परिवार है जिनको कांग्रेस सरकारों ने कभी पेट्रोल पंप बांटा था। ये वही परिवार है जो आजादी के बाद जिनके घर से पकड़ करके MP, MLA बनाए गए, और वे हमेशा इसी नाते वो क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं, इसी नाते वे सब क्लासिफिकेशन का विरोध करते हैं। मेरे आज के इस लाइव शो में डोम समाज के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मैं डोम समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा कि भैया आपकी आवाज हम नहीं उठाएंगे अब, लेकिन इतनी बात कह रहे हैं कि इस 21% आरक्षण में आपकी जितनी जनसंख्या है उतना आपका हिस्सा है। आपको कितनी सीटें मिली? 500। पूछना था, हेलो, एक चीज पूछना था, तो क्या सर यही 3% के लोग ही ज्यादा जातिवाद, छुआछूत का गीत गाते हैं क्या? बिल्कुल, ये समाज को भ्रमित करते हैं जी। और हमारे नेताओं में जो इस समाज से हैं या ओबीसी समाज से, ओबीसी समाज के नेता तब भी जनरल कैटेगरी से आने वाले नेताओं की तुलना में अपने हितों के लिए अधिक सतर्क है। जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन जैसे ही आया एकदम बेतुका था। अखिलेश यादव की सरकार, पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव भी तब थे, उसको चुनाव में मुद्दा बना रखा थी। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के नेता बैठे हुए हैं, ये इतना ज्यादा वोट बैंक की राजनीति करने लगे, इतना ज्यादा करने लगे कि हमको बेच खाए। और अब मैं इनकी पोल खोल रहा हूं जो जनरल कैटेगरी के बैठे हुए हैं, इनमें से भी 90% नेता वे हैं जो 5 पीढ़ियों से नेता बनकर बैठे हैं। अच्छा, बिल्कुल। कांग्रेस से हट के भाजपा में जब सांसद आए तो कौन सांसद आए? वही सांसद तो आए जो उधर थे, वे इधर आ गए। तो उनके जो उस समय फार्मूले उनके दिमाग में थे, वोट बैंक बना लो, वही आज है। भाई देश जितना सुधरा उतना ही हमारे ऊपर और लांछन लग गया। मैं एक दूसरे आरक्षण की बात कर रहा हूं। इस देश में लोकतंत्र में भी कहीं आरक्षण होता है? एक MP जो है अपने इलाके के सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जात विशेष का नहीं होता है। लेकिन वहां रिजर्वेशन करके उसको आपने यथावत कर दिया। 543 सीटों में से 131 सीटें रिजर्व हैं दोस्तों, 131। जी। देखिए कितने प्रतिशत हो रही है? 24% करीब पड़ जा रहा है सर।
करीब 22-23% हो रही है ना, 22-23 24% लोकसभा की 22-23% सीटें रिजर्व। क्या हो रहा है इस देश में? पुनीता सिंह जी वो जनरल वाले नेता नहीं है, वो जनरल समाज में पैदा हुए हैं और नेता। जबकि एक चौथाई दरअसल वो जितने नेता गए हैं सर, वो 3 तरीके से गए हैं। जनरल कम्युनिटी के जितने नेता गए, ओबीसी कम्युनिटी के नेता जो 90 के दशक में गए, वे अपने समाज के हित की बात करके सत्ता तक गए थे। लेकिन जनरल कैटेगरी के जो गए हैं, वे या तो आजादी की लड़ाई के समय की जो लहर बनी थी, उस लहर के आधार पर पहुंच गए थे, और या फिर जो है आंदोलन के रथ पर सवार होकर चले गए। तो वहां वो मुस्लिम विरोधी बात करते हैं, वो रोज जो है कहेंगे मुस्लिम को भगाएंगे, जबकि भगाएंगे किसी को नहीं, न मैं उनके इस पक्ष में हूं कि भगाएंगे। तीसरी बात, कुछ ऐसे नेता हमारे समाज के हैं जो बाहुबल के दम पर गए हैं, और इक्के दुक्के ऐसे हैं जो अपनी लोकप्रियता के दम पर जा रहे हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़कर जीत पा रहे हैं, इक्के दुक्के हैं। शेष जो बच रहे हैं वो उन्हीं पार्टियों के प्रवक्ता हैं जो राज्यसभा में चले जाते हैं, जो सवर्णों के खिलाफ राजनीति करके पार्टियां पैदा हुई और चल रही हैं। तो जनरल में पैदा कोई नेता जनरल नहीं है, सब स्पेशल हैं। जी ठीक है नरेंद्र जी, आपके यहाँ पीछे से आवाज आ रही है जी, एक सेकंड, हाँ बोल दीजिएगा जी। तो दोस्तों बिल्कुल नीतीश कुमार एकदम सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है सर। सदा इंजीनियर आईना नहीं दिखाएंगे तो हम लोग तो गड्ढे में जब चले गए। नहीं बिल्कुल सर, बात सही है, बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक वीडियो मेरा वायरल है, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे मित्र हैं प्रोफेसर रतनलाल जी, उनसे हमारी इसी चैनल पर चर्चा हो रही थी अम्बेडकर नामा पर। हम उनके गेस्ट बनकर की बात कर रहे थे, यहां से मैं जुड़ा था, दिल्ली से वो जुड़े थे। बात हो रही थी कि SC/ST के साथ अत्याचार होता है। प्रोफेसर साहब ने, जो मेरे बड़े गहरे मित्र हैं, उन्होंने मानवीय भाव को व्यक्त करते हुए वह बात कही जो सच बात है। और बात उनकी ये थी कि भाई मैं तो कहता हूं कि अगर कोई तुमको गाली दे, कोई तुम्हारा दमन करे, शोषण करे, तो पहले वही पटक के खांचो, बाद में पुलिस में जाओ। ये कोई आर्मी की गई बात नहीं है, चैनल पर है, मेरे भी चैनल पर वो वीडियो है, उनके अभी है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। और यहां पर वो हमारे गेस्ट के तौर पर वो हैं। जी एक मिनट, फोन ऐसा लग गया ना जिस पर बहुत ज्यादा कॉल आ रही है। तो राजेंद्र प्रसाद, आपको अगर आना हो तो डिबेट में आइए, लेकिन भाषा सुधार कर लिखिए, ठीक है। आपको SC/ST एक्ट की चद्दर मिल गई है, इसका मतलब नहीं कि किसी के लिए अपमानजनक शब्दावली में आप बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आवाज आ रही है। मैंने कहा कि प्रोफेसर साहब, आपके पास तो दोनों विकल्प है। किसी का भी अपमान होना गलत है, लेकिन जिसका अपमान हुआ उसमें उनके पास दोनों विकल्प है कि वहां भी पटक कर फांस देंगे और पुलिस के पास भी चले जाएंगे। हमारे पास तो हुजूर एक भी विकल्प नहीं। हमारा अपमान, थाने में सुनवाई नहीं, राजेंद्र प्रसाद आओ बताओ तुम कि हम किस अदालत में जाएंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को आने दो, अब वो जवाब देगा। ठीक है, नहीं उसको आने दीजिए, वो बताए कि वो भी हिंदुस्तान का एक नागरिक और मैं भी एक नागरिक हूं। अगर मैं उसके साथ गलत करूंगा तो उसके पास दोनों विकल्प है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी और थाने में जाने का भी हक है।
लेकिन वो जिस कानून का समर्थन करता है, उस कानून के समर्थन में मेरे लिए दोनों विकल्प में से एक भी नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर दूंगा तब भी मुझे थाने में ले जाया जाएगा, और अगर मैं यहाँ मार पीट सह लिया, गाली गलौज सुन लिया, थाने में गया तो कोई सुनवाई नहीं, और फिर भी यहाँ के कह रहे हो डेटा गलत दे रहे हैं। यही हरकतें आज बाध्य कर दी है यह कहने के लिए कि बिल्कुल इनके हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए। जिनको जिन जातियों के मिला है उनके हाथ में सीधे सत्ता नहीं दी जाएगी। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा, जागरूकता चलाई जाएगी, क्योंकि ये लोग एक काम और भी करते हैं। जब इनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जो पार्टी उनके विरोध में होती है उस पार्टी के समर्थकों पर ST/ST एक्ट लगता है, भरपूर लगता है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं पर ST/ST एक्ट लगा है 2007 से 2012 में। और ये सूचना मुझे कब मिली? जब मैंने चैनल पर कहा कि 40 साल के लिए सत्ता दलित समाज को दी जानी चाहिए। मैं 40 साल के लिए सत्ता दलित समाज को दी जानी चाहिए क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि मैंने ये जोड़ा कि भाई 1950 से 90 तक मोटे मोटे मान ले जनरल के हाथ में सत्ता थी, 1990 से 2026 तक, 25 तक, 27 तक ओबीसी के हाथ में सत्ता है मोटे तौर पर। तो भाई चलो अगला 35-40 साल इनको दिया, लेकिन सबको गाली देने के लिए। ये मत भूलिए कि ST/ST एक्ट और आरक्षण तभी मिल रहा है जब आप खुद कहते हैं कि हमको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हम कमजोर। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज पटक के मारो और थाने में जाओ। पटक के मारूंगा, थाने पर जाऊंगा, दोनों काम करूंगा। तो भाई जब दोनों काम करने में आप सक्षम हैं तो इससे स्पष्ट है कि आप इसका दुरुपयोग करते हैं। इसका दुरुपयोग आप करते हैं। सवर्ण समाज की बेवकूफी क्या है दोस्तों? बेवकूफी कह रहा हूं कि आपने अनावश्यक तौर से, आपके नेताओं ने अपने को सत्ता में लाने के लिए हमको कभी ओबीसी से लड़ाया, 90 से लगाया, आज तक हम लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ हमको मुसलमान से लड़ाया। और देखो सवर्ण समाज के लोगों, आपको जो चाहिए था मिला, आपको 370 चाहिए। आप ही ना लिख रहे थे कश्मीर में जाएंगे दुल्हनिया लाएंगे। अगला भी आप ही से सीखा, कहा कि अपनी बारी इधर भेजो, तुम उधर से ले आओ। ये जो नेता आपसे इस तरह के नारे लगवा रहे थे वे आपके लिए अच्छी बात कर रहे थे? ठीक है, आप फुल महोदय उसको रहने दीजिए, वो उससे अधिक क्षमता नहीं रखता। उसके अंदर न्यायिक चरित्र इतना ही है कि जिसकी मूर्तियां लगाकर गांव गांव में पूजता है, उस आदमी ने कहा था कि जमींदारों की जमींदारी बची रहनी चाहिए। अगर ये उनके असली भक्त हों तो चले आए जमींदारों की जमींदारी वापस करवाई जाए। हमारे पुरखों को जितना खेत मिला होगा, हमारे यादव भाइयों के पुरखों को जितना मिला होगा, हमारे कुर्मी भाई के पुरखों को जितना मिला होगा, हमारे छत्री भाई, पठान भाई, शेख भाई, सैयद भाई, बनिया भाई को जितना मिला होगा, हम लोग सारा खेत उस जमींदार को देंगे। ये लोग चले कहें कि हाँ वापस होगी जमींदारी। ये कांग्रेस को सांपना और भाजपा को नागराज बताते हैं। ST/ST एक्ट इन्हीं लोगों ने बनाया है, ये फेंक दे कि नहीं भैया इन काम को नहीं चाहिए। बिल्कुल पूछ तो रहा हूं कि पाकिस्तान से विभाजन के बाद जिसका सब कुछ लुट गया है और उसको आरक्षण नहीं दिया इस देश ने, लेकिन जिसको दिया वो उठने के बाद कहता है सब भागो इस देश से। आप हमारे खिलाफ नरसंहार की आवाज उठाएं, आप हमारे बहन बेटियों के लिए अपमान भरी बातें कहें, और हम इन कानूनी मकरजालों में बंध के रह जाए, गिड़गिड़ाते रहें, ये संभव नहीं है। बिल्कुल सर। रेशनल वर्ल्ड का जो कभी चेहरा नहीं दिखाता उसकी बात मत किया करो।
तुम अपने समाज के प्रोफेसरों को भेज लो हमारे पास, फिर हम तुमसे बात कर लेंगे। तब सर इनके पास तो कोई तथ्य तर्क है नहीं, कोई वही तर्क नाम नहीं, ले रहे एकदम हैं चरम अपने। स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं। इनकी आबादी जितनी उतना आरक्षण, इसका विरोध होगा और इसका विरोध 3 स्तर से मैं करवाऊंगा। एक इनका विरोध होगा कि नेट में इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए मेरे द्वारा में, जिसकी जितनी संख्या, भारी संख्या पैदा करने के लिए कौन सी दुश्वारी है भाई। कौन सा योगदान देश के इस लिए है? चीज को संख्या भारत भारी। सरकार ने कहा था कि जनसंख्या का भार बढ़ा है, जिसको बोझ बताया गया, उसी को ये उपलब्धि कर करके हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो हिस्सेदारी आपको आपकी आबादी के अनुपात में मिला है, ये अस्वीकार है। सबको मेरिट के साथ भी आगे बढ़ना होगा। 50% आपको मिलेगा जनसंख्या के आधार पर, लेकिन वो हर जात का कुनबा है, एक जात को नहीं मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम वो बात नहीं उठाएंगे, लेकिन हम आईना दिखाएं। हम नहीं उठाएंगे, हमने जिनको उठाया वो कम है क्या कि हम और को उठाए, लेकिन हम आईना दिखाएंगे। हम भी आकर खंगालेंगे कि भैया ये इतने सीटें सुरक्षित हैं, इसमें कितने डोम हैं, कितने वंशकार हैं, कितने मुसहर हैं, कितने नट हैं जी। खुजवाएंगे। और हमको ऐसा करने से आपका SC ST एक्ट नहीं रोक पाएगा। जितना रोकेंगे उतना ही ताकत से काम किया जाए। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खामी, एक खामी। दूसरी खामी कि जब लोकतंत्र है, जो लोकप्रिय है वो चुना जाएगा इलाके में, हमारे पर ये बाध्यता, ये सरेआम नारा लगाते हैं कि अपनी जात के नेता को वोट दो, और हमारे पर शर्त लगी है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारी जाति वाला इनको वोट देने के लिए बाध्य है। वाह, इस देश का लोकतंत्र। आप चुनाव नहीं लड़ सकते सर, और आपके लिए है कि पहले इनको मारो और थाने में भी जाओ। थाने में भी जाओ, और आप चुनाव नहीं लड़ सकते, बहन बेटियों से इनकी शादी करो। अब नीतीश कुमार जी, हम लोगों की गलती नहीं है, गलती इन लोगों को न पहचान पाने में है। जो कुछ लोग मुझसे लिख रहे हैं, आपने तो ये कहा था, हमने कहा था, लेकिन जैसे ही हमने वांग्मय पढ़कर बनाना शुरू किया तो चैनल छोड़कर कौन भागे हैं? चैनल छोड़कर वो भागे जो उसी वांग्मय की रोज पूजा करते हैं। जब वही वांग्मय पढ़ पढ़ करके स्क्रीन पर सुना दिया गया तो भाग चले लोग। काहे को भाई? उसी टीटी कृष्णामाचारी का जब 25 नवंबर 24 नवंबर 1949 का भाषण पढ़ दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान के वास्तविक निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो लोग चैनल छोड़कर भाग गए और हमें धमकी देते थे ग्रुप पर लिखकर। हम लोगों की संख्या, हम ही लोगों से चैनल चलता है। अरे ये संख्या का डर जाके उनको दिखाना जिसकी बुद्धि में कोई ताकत नहीं हो, और जिसके सीने में कोई जज्बा नहीं होगा, जिसके जुबान पे न्याय की बात नहीं चलती हो, वहां जाके दिखा। हम आपके लिए न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमको समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ हैं, आपके पक्ष में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी आबादी ज्यादा है। तो ये विकास दिव्य कीर्ति को सुनाना, ये मनोज झा को सुनाना, ये नरेंद्र मोदी को सुनाना, ये मोहन भागवत को सुनाना, ये किसी VP सिंह को सुनाना, किसी जवाहरलाल नेहरू को सुनाना, किसी इंदिरा गांधी को सुनाना, किसी राहुल गांधी को सुनाना, पंकज त्रिपाठी पर ये आपकी धमकियां असर नहीं करेंगी। जितना ज्यादा खोदेंगे उतना ज्यादा तर्क से तथ्यों का खुलासा किया जाए। बिल्कुल सर। आप बताइए, आप बताइए कि घबराओ मत, जब तुम्हारी आबादी के हिसाब से तुम्हारा मूल्यांकन कर दिया जाएगा ना, जो डोम, मुसहर, नट, कोर, भीड़ सबका हिस्सा लेकर बैठे हो,
तब समझ में आएगा कि आरक्षण कहां से मिल रहा है किसको। जब 3% को सामने लाया जाएगा तब दिखेगा। यादव समाज बिल्कुल, नीतीश कुमार यादव समाज बिल्कुल समझ रहा था ये हम जिस राजनीति के चक्कर में पड़ गए कि जहां जो विरोध में है वो हिंदू नहीं है। अरे भाई अजीब बात करते हो, मोहन भागवत की परिभाषा आज तक पूरी नहीं हुई कि हिंदू कौन है। यादव से हमारा हित कहां टकरा रहा है, मुसलमान से हमारा हित कहां टकरा रहा है। और अगर टकराया तो 12 साल दिया गया वो तो नहीं उजड़े, हम ही उजड़ रहे हैं। इसका मतलब किसको बेवकूफ बने, बताइए। ये तो है। तो इसलिए बातें होंगी और खुलकर होंगी। दोस्तों, आरक्षण पर का परीक्षण यही है कि जब ये रूल है कि 50% मेरिट और 50% रिप्रेजेंटेशन, तो एससी कम्युनिटी की आबादी 20.5% है, उसको 21% रिजर्वेशन कैसे मिल गया। बिल्कुल ये नहीं चलने दिया जाएगा और आपको मेरिट बढ़ानी होगी। धीरज कुमार, इससे कुछ अच्छा तर्क खोजो, इससे ज्यादा नहीं खोज पाओगे, ठीक है। बचपन में गिर गया था, संविधान में किताब लिख दिया, बचपन में गिर गया था इस नाते खोज निकाला कि सुप्रीम कोर्ट में जमींदारों का वकील कौन था, है ना। नहीं सर, ये सब चीजें सबको नहीं पता थी। ये तो वास्तव में आपकी बहुत बड़ी कृपा रही है कि हम लोगों को बहुत चीजों से आपने जागृत कराया, अवगत कराया और हम लोगों की आंखें खोली और अपने लोगों के, अपने महापुरुषों पर भी एक आत्मसम्मान का भाव भी पैदा हुआ। नहीं तो हम तो वही जानते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता। मैं इनके लिए वही भाव रखा था, जबकि न मैं नेता हूं न कुछ हूं, कि नहीं भाई इनको आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन इनको दिक्कत क्या है, ऐसा नहीं कुछ समाज में अच्छे लोग नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कुछ समाज में भी बहुत जगह अंधेरा नहीं है, लेकिन उनके नेता खुद वहां अंधेरा बना के रखना चाहते हैं। इनको मंदिरों में प्रवेश कराया गया तो इन्होंने क्या किया, मंदिर नकली है, मूर्ति फेंको। हो सकता है इनके पुरखे यही किए हो, तो लोगों ने कहा भैया तो तुम मंदिर से दूर रहो। फिर मंदिर से हमने कैसे तुमको दूर रखा भाई। बिल्कुल, अब तो सब बात समझ में आ गई ना, क्यों। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसी मंदिर में पूरी दुनिया जा रही है, जिसको मस्जिद में जाना है वो मस्जिद में जा रहा है। हमें यही मंदिर में नहीं जाने देते। आरएसएस भी चल रहा है। इसी नाते मैं कहता हूं कि आरएसएस अर्ध कांग्रेसी, अर्ध गांधी है। बिल्कुल सर, ये कहेंगे कि हमें मंदिर में प्रवेश नहीं देते हैं, लेकिन मंदिर को पाखंड भी बताएंगे, पाखंड बताएंगे। फिर अगली बात, आरएसएस ने हम लोगों के सिर पर और कांग्रेस ने हम लोगों के सिर पर ऐसा बोझ डाल दिया है, आस्था इनकी है नहीं मंदिर में, और हमारे पर लगा दिया। इनकी आस्था नहीं पैदा हुई तो साहब का हद है भाई। तो तुम लोग वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में देश का सत्यानाश कर दिए हो। तुम्हारी कुर्सी रहे या जाए, अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आए। अब हम उसको समर्थन देंगे, उसके साथ खड़े होंगे, वह बात करेंगे जो सबके लिए न्याय की बात। अगर 50% मेरिट है तो 21% आबादी वाले एससी समुदाय को, 20.5% आबादी वाले एससी समुदाय को 21% का आरक्षण कैसे मिल गया। एकदम अंधेर नगरी सर, एकदम सामने आ गई। अंधेर नगरी है। विश्लेषण आप जरा सोचिए नरेंद्र जी, मैं डंके की चोट कह रहा हूं। 1000 गलतियां समाजवादी पार्टी में होंगी, 1000 होंगी, 2000 गलतियां कांग्रेस में होंगी, लेकिन जब सब हमारे सिर पर अनावश्यक उतार्किक आरक्षण लाद रहे थे, तो एक समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया कि नहीं हम आएंगे तो इनका जो प्रमोशन का आरक्षण है, जिससे कोई जूनियर की सीनियरिटी का कोई
अनुशासन नहीं रह गया था सत्ता में, सरकार में, संस्थानों में, उसको हम बंद करें। जी। और हमने क्या किया? नहीं, मुसलमान को वोट देते हैं इस नाते वो यादव ने यदमुल्ला, तो जो आपको चाहिए था आपको दे दिया। आपको मंदिर चाहिए, मंदिर बना के दे दिया। इसी नाते प्रधानमंत्री साहब खुद ही फोटो खिंचवाने गए, वहां आरती घुमाने, घंटा बजाने, सब अपने खुद किए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थागत धर्म गुरु को नहीं बुलाए। जी। ऋग्वेद के समय पर गौतम बुद्ध नहीं थे, तो क्या किया जाए? गौतम बुद्ध नहीं होंगे, ठीक है। ऋग्वेद में कहां लिखा है कि दूसरे तरह से आस्था नहीं पनपेगी? ऋग्वेद को सही नहीं पढ़े हो, और रहने दो, पहले संविधान पढ़ो। अभी इतना जहर भरा है इन लोगों ने समाज में कि अगर आप संविधान पर कुछ चर्चा करेंगे तो गांव गिराव का जो इनके समाज का आदमी वो कहेगा ब्राह्मण संविधान पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, किसने जहर की घुट्टी पिला दी? खोज के लाओ तो कितने संविधान पर किताबें लिखी गई हैं। किसी और का लिखा अपने नाम से छाप के बता दो, हम ही लिख दिए थे, उस पर भी देश चला। लेकिन जब गाली बकी जाएगी तो खोजा जाएगा कि गाली की जड़ कहां से है, और गाली की जड़ वहीं मिली। भीमा कोरे गांव के युद्ध का जिस तरह से गायन हो रहा है, यह देशद्रोह नहीं है तो क्या है? अगर इसी तरह से मुसलमान कहें ये सिखों, हमने तुम्हारे गुरु के बच्चों को तो चिनवा दिया था दीवारों में, कैसा लगेगा? बेशर्मियत की हद कर दिया है इन लोगों ने। सोच के देखिए, बताइए आप लोग। जी सर। इस देश में कहां कहां का युद्ध नहीं। कल बिहार वाले उड़ीसा वालों को चिढ़ाए, अरे हमारा सम्राट अशोक गया, कलिंग को एकदम तहस नहस कर दिया। इस तरह से देश चलेगा? सर, और इनके आका अंबेडकर जी ने भी सर लिखा है कि दलितों का कोई योगदान नहीं रहा है आरक्षण की आजादी की लड़ाई में। तो क्या कारण यही था क्या कि कोरेगांव का जो महिमा मंडन करते हैं उनको तकलीफ हो रही थी क्या कि हमने देश को गुलाम बनवाया और फिर आजादी की लड़ाई कैसे? तो पता नहीं क्या मैटर रहा है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, कायस्थों, भूमिहारों, कान खोल करके आप सब सुन लो कि आप जो जिस तरह की राजनीति किए हैं, इस राजनीति से न तो हिंदुत्व बचेगा न आप बचेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 100 बुराइयां होंगी, हर समाज में होती हैं, यादव समाज में भी होंगी, कुर्मी समाज में भी होंगी, लेकिन जो ये बीच का समाज है वो हिंदू धर्म की रीढ़ है, वो हिंदू समाज की रीढ़ है। आप नेताओं के कहने पर राजनीतिक कारणों से उनको हिंदू से पृथक कर रहे हैं, तो अब वहां भी एक थियरी पैदा हो गई कि चलो भैया वे भगा रहे तो दलित के पीछे चले जाओ। और जैसे ही वो वहां गए तो आप जिसको हिंदुत्व का सिरमौर बनाए थे, वो जात का सिरमौर बना करके बनने के चक्कर में चला गया, यूजीसी लागू कर दिया। मैं एक ब्राह्मण होने के नाते कहता हूं कि हमारे लिए रघुवंशी और यदुवंशी दोनों को संतुलित करके एक साथ भाई से भाई को मिला करके भाई की तरह सबको लेकर चलने का हमारे पर दायित्व है। कोई गलत है उसे डांटा जाएगा, कोई उदास है उसे समझाया जाएगा, कोई भटका हुआ है उसे सुधारा जाएगा। यह हिंदुत्व है। लेकिन आप उसको हिंदू बनाने के चक्कर में चले जो प्रतिज्ञा ही लेता है प्रतिदिन, हम इनको नहीं मानते। वाह, क्या बात आप कर रहे हैं। कितने लोग इस देश में हैं जो इन प्रतिज्ञाओं को मानने वाले? कितने नेता आपके हैं?
जो इन प्रतिज्ञाओं को मानने वाले लोगों को चेक करके कहे कि भैया पहले बताओ प्रतिज्ञा मानते हो कि नहीं, नहीं तो भाजपा का टिकट नहीं मिलेगा। ये क्या नहीं की। लेकिन जैसे ही कोई समाजवादी पार्टी या आरजेडी से कोई यादव समाज का व्यक्ति वहां है, आप लिख देंगे एक मुल्ला। बिल्कुल। जो आपके धर्म को गाली दे रहा था उसको आप नहीं लिख पाए। तो न तो धर्म को बचाने की बात हुई और न समाज को बचाने की, और संविधान तो कभी से गायब कर दिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस सवाल को उठाइए और पूछिए कि जिस समुदाय की आबादी 20.5%, उसको 21% आरक्षण किस बात पर, किस आधार पर? यह गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठेगी। 50% मेरिट और 50% आरक्षण। और फिर जब ओबीसी और अन्य समाज में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं है तो संविधान में समानता का नियम है, उसी समानता के आधार पर अन्य वर्गों में क्रीमी लेयर क्यों नहीं लगेगा? यह सवाल उठेगा ना? नहीं, हमको नहीं उठाना, वो अपनी मलाई अपने मलाईदार को बांटना चाहते बांटे। ये तो हम संविधान के नियम की चर्चा करने में आपके सामने रख दे रहे हैं। इसलिए मैं अपने जनरल कैटेगरी के भाइयों से अनुरोध करता हूं कि ओबीसी आरक्षण में थोड़ी बहुत खामियां होंगी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में थोड़ी बहुत खामियां होंगी, लेकिन अब क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपको मिल गया तो आपके समाज के भी गरीबों को मिल गया और वहां भी क्रीमी लेयर जो है उनको नहीं मिलता है। तो ओबीसी और जनरल ये दोनों आरक्षण के आधार पर बराबर फुटेज पर हैं। क्यों नरेंद्र जी? हाँ बिल्कुल सर। दोनों ही समुदाय एससी एसटी का जो एक्ट है उससे प्रताड़ित है। दोनों ही समुदाय एससी एसटी का जो लोकसभा विधानसभा में आरक्षण है उससे प्रतिबंधित हो गया है चुनाव लड़ने से। बिल्कुल। और ओबीसी समाज में 2-4 लोग तो उस तरह से क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कायस्थ में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो अपने धर्म को गाली देते, लेकिन यह समुदाय अपने धर्म को नहीं गाली देता है। जबकि आप जबरदस्ती का जिसको हिंदू बना रहे हैं वो रोज गाली दे रहा है। उससे आप कहते हैं मंदिर में आओ तो मूर्ति उठा कहता है मूर्ति है, इसका क्या करना है? आप कहेंगे नहीं यहाँ रख दो, ये देखिए हमसे रखने के लिए कह दिए, हमको मानते ही नहीं है। अब कैसे आप उनको मनवाएंगे? इसलिए ठेकेदारी और जिम्मेदारी छोड़िए, जितना जल्दी छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए। सही। भाई ये बताइए, संविधान में लिखा है कि बोलने की आजादी देश की एकता और अखंडता के अधीन है। कोरेगांव युद्ध स्मारक पर जाके युद्ध का जश्न मनाया जाना, अपने ही देश के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया था, अंग्रेजों के पक्ष में लड़ा गया था, भाड़ा पैसा लेकर लड़ा गया था, देश के साथ गद्दारी करके लड़ा गया था, लेकिन अपने ही समाज के एक वर्ग को, अपने ही समाज के एक वर्ग को अपमानित करने के लिए उस युद्ध का इस तरह से जय घोष किया जा रहा है। वह देशद्रोह नहीं है, वो देश को तोड़ने वाला नारा नहीं है। कहां गया कानून इस देश का? मैं अपने सभी दर्शकों के माध्यम से सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर इतिहास में हुए युद्धों में जो जय और विजय हुई है, उसमें जब जो समाज विजयी हुआ है, अगर वो सारे लोग अपने अपने विजय का जय घोष करने लगे तो यह देश टूट जाएगा कि बचेगा? यानी देश के भीतर के युद्धों का जय घोष करना अपने ही खिलाफ किसी देश के दूसरे समुदाय को नीचा दिखाने के लिए देश को तोड़ने वाली बात है। और देश को तोड़ने वाली बात संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 क में जो आजादी है उसमें नहीं आती। संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में प्रतिबंध की श्रेणी में आती है। संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड 2 मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि हम नारा लगने के लिए संविधान पढ़ते हैं। संविधान इसलिए पढ़ते हैं कि संविधान के मूल्य को समझा जा सके। ये देखिए, यह अनुच्छेद 19 1 वाक एवं अक्षर की स्वतंत्रता और निर्बंधन, अनुच्छेद 19(2) क्या क्या निर्बंधन यानी प्रतिबंध, क्या क्या प्रतिबंध है? पहला प्रतिबंध है भारत की एकता और अखंडता, पहला ही। बताइए नरेंद्र जी,
भीमा कोरे सर गांव के बताइए, युद्ध के घोष पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? और रोक अब है, ऐसा एकता नहीं और कि कोई अखंडता, और काम बनाएंगे। सर एकता और अखंडता के बात को लेकर के तो वहां पर उनका तो बड़ा ही महिमा मंडन किया जाता है, उनको तो हीरो की तरह दिखाया जाता है, जो अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले ये लोग थे, महारों की सेना थी, उनको जैसे लगता है कि किसी जैसे आजादी की लड़ाई जबकि में अम्बेडकर खुद भाग ले अपने रहे हैं मांग में देश को लिखते हैं स्वतंत्र कि करने के पोर्टल लिए। का काम लिया गया। अम्बेडकर के दस्तावेज में पढ़िए, वो लिखते हैं कि वहां इतने महार के नाम मिले और मैं ऐसे पहचाना क्योंकि उनके नाम के पीछे नाक नाक लिखा हुआ था, जिससे अंदाजा लगता है कि ये महार जात के रहेंगे। और उसी में क्षत्रिय जी सैनिक हैं, उसी में अन्य जातियों के, तमाम जातियों के सैनिक। उस समय लोग भारे पर लड़ते थे और इनके सैनिकों से पोर्टर का काम लिया गया, तीन जात के लोगों को। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि उसी समय पेशवा इनके गले में हानी बांध दिया था और कमर में झाड़ू, तो जिनके गले में हानी कमर में झाड़ू उनको अंग्रेज सेना में भर्ती कर दिए। तो ये झाड़ू और हानि कौन था? जीतने के बाद ना अंग्रेज आए होंगे, लेकिन सेना में भरने से पहले तो ये हारे हुए थे। कुछ भी कहानी कर करके सुनाओ, नफरत फैलाओ और सत्ता पाओ। हाड़ी और झाड़ू वाली कहानी भी सर गलत साबित हो चुकी है, इस पर जो है और जगह पर स्ट्रीम लोगों ने चैनल पर चलाया और इसका जो रेफरेंस दिया है ऐतिहासिक, इसका कोई स्रोत नहीं मिला है। कैसे हो सकता है कि हाड़ी और झाड़ू लेकर के वो अपने मुद्दे से अपने जो 21% हो, 20.5% होकर जो 21% आरक्षण ले रहे हैं, यहां न किसी का ध्यान चला जाए, इसीलिए बिल्कुल वो और ज्यादा मानते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राम प्रकाश शर्मा जी, मैंने वो देख लिया है। आपने लिखा और मुझे भी एक तर्क पता है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट में आ जाएंगे तो यहां आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे भाई? जब कहते हो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए है और जितना संख्या उतना रिप्रेजेंटेशन मिल गया, फिर अब यहां वहां क्यों जाएंगे आप? और इतने पे ही नहीं बात मानी जाएगी, बिल्कुल यहां जाएंगे। देखिए राम प्रकाश शर्मा जी, आप में और मेरी बात में यही अंतर है। आप कह रहे हैं कि जब 21 यहां मिल गया तो यहां क्यों जाएंगे, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, यहां ये जाएंगे, यहां इनका कम किया जाएगा, यहां ये 10.25% पे रखे जाएंगे, फिर ये 40% इसमें चले जाएंगे मेरिट से। क्योंकि अगर मैं योग्य हूं तो यह योग्यता केवल मेरी नहीं है, यह इस देश की है। बिल्कुल, तो मेरी योग्यता का लाभ पूरे देश को मिलना चाहिए। संविधान के मूल कर्तव्य में लिखा है कि हर व्यक्ति अपना महत्तम विकास करेगा। महत्तम विकास कब करेगा और क्यों करेगा? महत्तम विकास तब करेगा जब उस विकास के कर देने से वह देश में अपने विकास के जरिए योगदान कर पाए। और क्यों करेगा? ताकि उसके विकास का लाभ पूरे देश को मिल जाए। तो राम प्रकाश शर्मा जी, आप मेरे तर्क को समझिएगा, मैं यहां पर इनके आने के बिल्कुल पक्ष में हूं, बिल्कुल पक्ष में। ये यहां आए, यहां से घटाया जाएगा, ऐसे नहीं चलेगी। हाँ, अंदर ये 10.25% जो मिला वो इनमें से 1% खाएंगे कि 3% खाएंगे, ये हमारा वास्ता नहीं। क्योंकि भैया उनके लोगों को उनका क्रीमी लेयर ही क्रीम खाए, जरूरी है, ठीक है तो खाने दीजिए। हम कहें से कुछ हमारा हमको कोई तो मिलने संबंध वाला नहीं है। लगाने का। जी बिल्कुल, हमारे पुरखों ने यही बहुत भारी गलती की थी, हम गांधी के चक्कर में और फिर आरएसएस के चक्कर में। जी वो अपने क्रीमी लेयर को खिलाकर मस्त है, हमसे उससे क्या मतलब है? नहीं, अब राजेंद्र प्रसाद तुम जाके भैया पढ़ो वहां का इतिहास। हमको नहीं पता है कि कहाँ वो गए थे। तुम तो कहते हो कि झाड़ू और हानि थी, फिर वो सेना में गए थे, वे लोग गए थे, वो लोग कहीं एक जगह बैठते थे और जाते थे सब लोग। अरे पूरी दुनिया जानती है कि एक आदमी उठ के कहीं अधिकार मांग लेता था, लेकिन ये न जाने कौन लोग थे उस समय भी ये संगठन बना के गए थे, और तब का इनको याद है। और आज महाराष्ट्र में वही जात के लोग शेष चांभार जाति, भंगी जाति, मांग जाति, घोर जात पर घोर जुल्म ढाते हैं, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा। जी ये बताएं हमसे ना कि रिजर्व सीटों पे जो जिनकी जनसंख्या अधिक है वही जातियां एससी की सीट क्यों ले लेती हैं? आपको न्याय प्रिय हो ना, दिखाओ हमको अपनी न्याय प्रियता।
बिल्कुल थाटफुल महोदय, और छोटा सा एक हिस्सा था, हम किसी दिन खोल देंगे। जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि कोरेगांव का युद्ध महारों ने लड़ा, महार जात के आने वाले अंबेडकर ने खुद लिखा है कि हम इस स्मारक पर जो नाम लिखे हैं उसमें जो पीछे का शब्द है उसी आधार पर अंदाजा लगा रहे हैं। तो अंग्रेज उस स्मारक को बनवाए क्यों? इसलिए बनवाए ताकि अन्य भारतीयों को ये बता सके कि देखो सैनिक तुम्हारे यहां लड़ते हैं, मर जाते हैं तो बस ऐसे छूट जाते हैं, हम देखो तुम्हारा नाम लिख रहे हैं, ताकि लोगों को अपने साथ आने के लिए प्रेरित कर दे। तो इस नाते उन्होंने उसका भी नाम लिखा जो गधा पे सामान रख के जा रहा था, जो सिर पे सामान रख के जा रहा था। युद्ध में जो कोई कहीं मरा सबका नाम लिख दिया। और अगली बात ये बताइए कि उस समय इतना रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए थे, उनको नाम भर देना था जी। तो दोस्तों ये सब सोचने वाली बात है। आरक्षण के परीक्षण पर जानिए कि अवसर की समानता या प्रतिभा का भक्षण। और एक बात और बता दें आपको कि जिस समाज को उसके जनसंख्या के अनुपात में कम आरक्षण मिला, जिन समाजों, जैसे यादव समाज की मैं बात करूं, यादव समाज के आरक्षण से आगे बढ़ा है। 1990 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो बहुत बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी है, 10-10 पहिया के ट्रक चले। सबसे ज्यादा संख्या में ट्रक खरीदने वाला समाज यादव समाज। वो क्या आरक्षण से गया वहां? मीडिया में ब्राह्मण गए, क्या आरक्षण से गए? पाकिस्तान से जो हमारे भाई आए, जाट लोग, सिख जाट हो या हिंदू जाट, जिनका सब कुछ उजड़ गया, वो यहां आए, मेहनत की और बराबरी पाएंगे बिना किसी आरक्षण के। पूरा समाज के आरक्षण से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो आरक्षण से बढ़े हैं और जिनको अभी भी मिल रहा है, जो आरक्षण से बढ़े और अभी भी मिल रहा है, वहीं पर एक तोड़ पैदा हुआ। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। ओबीसी समाज में जो आरक्षण से आगे बढ़ेगा, क्रीमी लेयर से आगे निकलेगा, बाहर कर दिया जाए। लेकिन एससी एसटी में वो क्रीमी लेयर है नहीं। इस नाते वो चाहे जितना आगे बढ़ जा रहे हैं, नहीं अभी हम नहीं आगे बढ़ पाए, थोड़ा और अभी नहीं बढ़ पाए, हुजूर आपको राष्ट्रपति बना देते, बैठ नहीं अभी फील नहीं हो रहा। अरे भाई तुम्हारे फील होने के लिए हम कब तक फील करें? ये कौन सी शर्त लग गई? एक काम करो, इनको जो फील होने से आरक्षण मिल रहा है वही इनको करा दो, क्योंकि ये ठेकेदारी हम ले लेंगे कि उनको अच्छा फील हो, और उनको अच्छा फील होगा तो उनका खत्म हो जाएगा। यह हितों के विपरीत शर्त है। हितों के विपरीत आपने कानून बना दिया। अधिकारी, हाँ सर, यूपी का अधिकारी कहेगा कि राजस्थान में एक हमारे समुदाय के व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव हुआ था, इसलिए मुझे अभी तक आरक्षण चाहिए। हुआ राजस्थान में, लेकिन आरक्षण इनको यहाँ चाहिए। तो आरक्षण को तो ऐसे भाई नागवंशी कितने हैं? राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर ने तो गिना तो यही कहा कि नाक जितने हैं वो महार हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि वो मंगी है, वो चौहार है, वो धोर है, वो मसक है। ये मैं उन जातियों का नाम ले रहा हूं जो उसी इलाके की रहने वाली एससी कम्युनिटीज है, जो महादेव की पूजक है। आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र के जो चौहार जात के लोग मिलेंगे वो पक्के शिव भक्त मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सब, आज ये ऑडियो सही नहीं आया, शुरू में बहुत देर हुई। आरक्षण का परीक्षण तो सर आपने एकदम सबका दिमाग खोल दिया। ऐसा नहीं कर सकते ना। इस देश को जो है, इस देश को सुरक्षित रखना है ना, इस नाते सेना में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अर्धसैनिक बल में इनको न केवल आरक्षण दे दिया सरकार ने, बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण दे दिया। और ये सब मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है? मुसलमान पाकिस्तान कब जाएगा? रोहिंग्या कब भागेगा? कितने पाकिस्तान भेजे गए, अब क्यों भेजे जाएंगे? आप जिस दिन पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे, आपके लिए यूरेशिया का नारा लग गया।
आप कश्मीर से लाने वाले थे, या मांग दिया IAS अधिकारी मांग दिया, आप तो चुपके चुपके सोशल मीडिया पर लिखते थे, यानी चुपके चुपके इसलिए क्योंकि आप भीड़ के शक्ल में लिख रहे हैं। यहाँ IAS अफसर लिख रहा है, तो जो सरकार आपसे लिखवा रही थी वही सरकार वहां भी लिखने दी रही। तो समझना है कि आपके समाज का हित कहां है। ठीक है सर हमारा ध्यान केवल भटकाया जा रहा था। जैसे आप बताते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम के डिबेट में केवल हम बस उधर उलझाया जा रहा था, लेकिन इधर हमारे खिलाफ बहुत कड़े कड़े कानून बन रहे हैं, हमारे खिलाफ किस तरह के नारे लग रहे हैं, इस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है हम लोगों का, न तो कोई ध्यान दिलाने वाला है। अब ये बात तो है, तो हाँ कैसे जो है हम लोग सोचें। ये तो आप जैसे लोग हैं कि मंच पर आए हैं और अपने लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि कितने खतरनाक जाल आप हमारे पीछे बुने जा रहे हैं, और उधर तो हिंदू मुस्लिम की ओर डिबेट दिखाया जा रहा है मौलाना को बैठा करके कि हाँ तुम गोरी गजनी की कहानी वहां से सुना रहा है। अरे यहाँ तो UGC है, SC ST है, तो हर तमाम तरह के प्रतिबंध हैं, हमको इस पर जो आंख पर पट्टी बांध दी जा रही है। तो ये सब चीज सर हम लोगों को कितना गुमराह करके रखा जा रहा है, आंखों पट्टी बांध कर रखी जा रही है, और कितने हमारे लिए खतरनाक हमारा भविष्य होता जा रहा है, क्या होगा हमारा आगे चल करके। ये सब चीजें जैसे कि हम लोगों को उधर दिखाई ही नहीं दे रहा है, कोई बताने वाला नहीं है। चैनल पर जब जाओ, किसी चैनल खोल लो, कोई भी चैनल खोल लो, राष्ट्रीय चैनल, तो वही एक ही मुद्दा, हिंदू मुसलमान। क्या मतलब है? अरे मुसलमान अपने यहाँ अपने पूजा गृह में अपना काम करता है अपने यहाँ, और यहाँ तो हमारे लिए जो है कैसे खतरनाक कानून बन रहे हैं। अभी SC ST पर बात ही नहीं हो रही थी, तब से UGC आ गया, और UGC आया तब जो है लोगों की कहानी आनी शुरू हुई कि अभी कितने खतरनाक हमारे खिलाफ जाल बुने जा चुके हैं। और जब मैं SC ST पर जो है वीडियो बनाना शुरू किया तो पता चल रहा है कितने बेगुनाह, कितनी बुरी तरह फंस के तड़प रहे हैं। अब कल आपने सुना है एक पटेल परिवार की कहानी, है ना, अपना दल सत्ता में, जाए उन पर से केस हटवाए। बिल्कुल वो ऐसा खतरनाक सर कोई नहीं है, उससे अछूता कोई नहीं है, सभी लोग उसकी लपेट में हैं। इसलिए जो हिंदू धर्म में परंपरागत आस्था रखते थे, हम उन्हें प्रथम तौर पर हिंदू मानेंगे। शेष संविधान कानून की किताब में जो हिंदुस्तान में है, आपको बता दें संविधान में जो व्याख्या लिखी है, परिभाषा कि जो इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और जो बाहर से आए किसी धर्म को नहीं मानता, वो सब हिंदू है। जारवा जनजाति के लोग भी जो कुछ नहीं जानते समझते, बोलना तक नहीं जानते, वे भी संविधान के अनुसार हिंदू। तो संविधान के अनुसार हिंदू कौन है वो जाने। हमारी आस्था के अनुसार हिंदू वो है जो हमारे मंदिरों में, हमारे वेद में, चाहे वो साकार को माने ना निराकार को माने, उसका अनादर न करता। जो अनादर कर रहा है वो हमारी आस्था के संदर्भ में हिंदू नहीं। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को मानता है, पालन करता है, वो हमारे साथ है, वो हिंदू है। बिल्कुल ठीक है नरेंद्र जी, आज शुरुआत करने में दिक्कत हो गई। बिल्कुल थॉटफुल महोदय, आपने बहुत सटीक बात कही। भाई सामंत जी, बहुत सारे एक्ट बने हैं, लेकिन हमें कौन सा एक्ट परेशान कर रहा, हमको ये देखना है। बनाने का काम तो ही सरकारों ने किया है ना। बिल्कुल हमें मनुवादी होने पर गर्व है। इस संविधान से कहीं अच्छी है मनुस्मृति। अगर संविधान ये है कि 21% आबादी वाले को 21% रिजर्वेशन, उसका मेरिट चाहे कुछ भी हो न हो, वो मेरिट में विकास करे न करे, और वास्तव में उसका हजम उसको 3% से कम लोग उपभोग में ला रहे हों, अगर संविधान ये है तो इससे 100 गुना अच्छी है मनुस्मृति। बिल्कुल 100 गुना अच्छी है। अगर 4 पीढ़ियों से आरक्षण लेने के बाद भी, और सबके बीच में उठने बैठने, खाने पीने, उड़ने बैठने पहनने के बाद भी, अगर कोई कहता है कि हमें आरक्षण इसलिए मिले क्योंकि छुआछूत हो रहा है, तो हम कहेंगे ले भैया तेरा हम आधार मजबूत कर देते हैं। क्या दिक्कत है, थोड़ा मजबूत हो जाए आधार। जी सर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें लग रहा है कि सही से ये चीज नहीं चल पाई है, इसलिए
वीडियो सही से नहीं सर। चल पाई है, थोड़ी सी दिक्कत हुई है। हाँ, राम नरेश मिश्रा जी, इसलिए वीडियो को ही बंद करते हैं। नरेंद्र जी, आप क्या भी आवाज आ रही है लगातार, थोड़ा हम लोग और जी सही जी। करेंगे इसको। हाँ, ठीक है। ओके दोस्तों, रमाशंकर तिवारी जी धन्यवाद सहयोग करने के लिए। दोस्तों एक बात हम कह दें कि जो लोग सामान्य जन चेतना मंच एसजेसीएम की सदस्यता लेना चाहते हैं, वे हमारे इस संगठन से जुड़ने के लिए क्यूआर कोड से अपना सहयोग भेज सकते हैं, या सहयोग औपचारिक तौर पर 101 रुपए का रखा गया है। आप उससे अधिक कम सहयोग भेज सकते हैं, और जो कुछ आप सहयोग वहां भेजें उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम और जहां से आप भेजा है आप रखते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। मैंने सुबह भी एक वीडियो डाली है, एसजेसीएम संगठन का कैडर बनाया जा रहा है ताकि ये बातें गांव गिराव घर घर तक पहुंचे, चेतना का प्रसार हो, लोग अपने वास्तविक लक्ष्य को समझें और जानें। ठीक है, बिल्कुल, लोग अपने वास्तविक मित्रों को पहचाने। हमारे पुरखे जिनसे मित्रता करके रखे थे वे सही थे। ठीक है, जब हमारे पुरखों ने समाज सुधार की मुहिम चलाई तो हम खलनायक हो गए। तो हमको समझना है कि जो गद्दारी किया था गांधी ने 1932 के पूना पैक्ट में, हम पूरे सछूत समाज के सीने में खंजर घोंपा था, पीठ में छुरा घोंपा था, उनको पता नहीं था, लेकिन साबित तो यही हुआ। तो उस पूरे समाज की कद्र करनी होगी, पूरे सछूत समाज की कद्र करनी होगी। शेष जो समाज आगे बढ़ जाए ठीक है, नहीं बढ़े भैया तो अब हम तो नहीं बढ़ाने वाले हैं, हम तो आतताई हैं, तो हम थोड़ा दूर ही रह लें, क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है। नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो कुछ ऐसा है जो कंफ्यूज है कि उसको अपना नाम क्या रखना। ठीक है, किसान सोनी जी, वो जो रावण नाम रख के आया है वो कंफ्यूज है, उसको नाम क्या रखना चाहिए, क्योंकि जो नाम वो रख रहा है वह नाम कहाँ मिलता है, जहां मिलता है उसको भी अनुवाद करता है, इसलिए रहने दीजिए। ठीक है, संविधान को वो मिटा रहे हैं जो अपनी आबादी से ज्यादा आरक्षण पा रहे हैं, संविधान को वो मिटा रहे हैं जो 10 साल तक के बाद आज तक अपने चंद लोगों को चुनाव लड़ने के लिए शेष सबको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किए हुए। संविधान के दुश्मन कौन है? जो कहते हैं कि लोकतंत्र तो है लेकिन तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, वे लोग संविधान के दुश्मन। संविधान के दुश्मन वे हैं जो कहते हैं कि तुम हमको गाली दोगे या नहीं दोगे, हम शिकायत करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, और हम तुमको गाली भी दे देंगे तो कोई कानून तुम्हारे लिए नहीं बनेगा। वे संविधान के दुश्मन। अगर संविधान के दुश्मनों की चलती रही तो संविधान खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत जोर जोर से कहिए, जय संविधान, जय संविधान। और सर बी एन राव जो संविधान निर्माता है, बड़े गर्व के साथ उनकी जयंती 26 फरवरी को मनाइए। संविधान निर्माता बी एन राव अमर है। हाँ मन्नू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एसटी को तो राइट वोट देने से मना किया था। अब छोड़िए उनकी कितनी बातें की जा, बी एन राव अमर रहे या बी एन राव की जय लिखिए आप। ठीक, संविधान गलत चलेगा, गलत तरीके से लागू होगा तो हर संविधान प्रेमी तड़फड़ाएगा, फड़फड़ाएगा, और संविधान के दुश्मन खुश होंगे, अट्टहास करेंगे, उनको मजा आएगी। ठीक है,
बस ये जान लीजिए। जय संविधान, सर बी एन राव अमर रहे, सर बी एन राव की जय।